गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। इससे पहले आरएनए वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, किस प्रकार आरएनए बनते हैं, उनके नॉर्मल हमने ब्रीफ के अंदर फंक्शन पढ़े, शॉर्टकट में किस प्रकार से वो आरएनए सेल में पाए जाते हैं। आज हम आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आरएनए क्या काम करते हैं, आरएनए कैसे बनते हैं। तो आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है जो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, ये इसको हम एक नाम और भी देते हैं सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए भी होता है, ये को घुलनशील है क्योंकि जैसे ही अपना काम खत्म करता है वापस सेल में डिजोल्व हो जाता है। तीसरा है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम्स का बना होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थान प्रदान करता है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों का ट्रांसफ़र करता है। और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो जेनेटिक जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको वो सेल के साइटोप्लाज्म में लेकर आता है केंद्रक से। केंद्रक एक संदेशवाहक के रूप में एक मैसेंजर आरएनए भेजेगा, वो सेल के साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करेगा। फोर्थ टाइप का एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला स्पेशल टाइप का आरएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आगे देखते हैं आरएनए के टाइप के साथ और इसमें क्या क्या पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अपने पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन के बीच में स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जो स्पेसिफिक आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। कंडीशन ये है कि उस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर किस टाइप का आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन करता है। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज टाइप एंजाइम पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण करते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसीजर अपने पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की फॉर्मेशन करता है, जबकि आरएनए पर यदि डीएनए पॉलीमरेज रिएक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी खोज या जिसको बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था टेमिन एंड बाल्टीमोर। इसी को हम टेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। जब सेल के अंदर आरएनए बन जाता है, तीनों प्रकार के आरएनए बन जाते हैं, तो फिर वो आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुवादकरण, और उससे द्वारा सेल के अंदर प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा कंसंट्रेशन रहेगा आरएनए के प्रकार, और हम इस टॉपिक के अंदर 2 प्रकार के आरएनए डिस्कस करेंगे, एमआरएनए और आरआरएनए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 अलग अलग टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन करता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसके द्वारा एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, और वो पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रीकर्सर के रूप में मतलब कि उनके कुछ पूर्ववर्ती उत्पाद जो होते हैं वो पहले बनते हैं, और पूर्ववर्ती उत्पाद को फिर डिफरेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल उनसे जुड़कर पूरा राइबोसोम की यूनिट को बनाते हैं। सेकंड पॉलीमरेज सेकंड जो क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए तो प्रॉपर बन जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो उसको पैकेजिंग में काम आते हैं। जो पैकेजिंग में अपने टॉपिक में देखा किस प्रकार न्यूक्लियोसोम बनते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनती है, फिर इसका फोल्ड स्ट्रक्चर बनती है। तो उस स्ट्रक्चर के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके कारण जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो इस प्रकार के एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है, किसमें, यूकैरियोट्स में।
यूकैरियोट्स में इस टाइप के mRNA की फॉर्मेशन करता है जो इमेच्योर होता है, उसके साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उसको साथ जुड़े रहने के कारण प्रोटीन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या दिक्कत आती है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन बन जाती है जो बॉडी में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए पहले एक इमेच्योर आरएनए बनता है, उस इमेच्योर आरएनए को मैच्योर करने के बाद ही साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। इस टाइप के आरएनए को हम बोलते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए। और थर्ड टाइप का पॉलीमरेज है, उसको हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बोलते हैं, जो ट्रांसफ़र आरएनए की फॉर्मेशन करता है या टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट आरएनए 5S आरएनए का फॉर्मेशन करता है जो यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में 5S टाइप के आरएनए नहीं पाए जाते। एस क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एस क्या होता है। अब हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझी थी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को यदि हम डिटेल में समझें तो वो हम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है उस पार्ट के अंदर एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में देखो किस प्रकार से जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर दो कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, दो संकुचन पाए जाते हैं। उसके अंदर ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वाले स्थान पर सेंट्रोमियर होता है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाले स्थान पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताई थी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, NOR के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर वो पार्ट होते हैं जिसके साथ क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियोलस जुड़ जाता है या जिसके द्वारा सेल के अंदर राइबोसोम या आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ये उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कुछ ही पेयर्स के क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पास NOR पाया जाता है, और ह्यूमंस के अंदर उनकी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है या NOR जो पाया जाता है वो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 नामक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर ही NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है जिसके द्वारा आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो ये इसको याद रखें। तो राइबोसोम जो होते हैं मेनली आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो मेनली राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो लगभग 80% ऑफ सेल, मतलब कि 80% जो टोटल आरएनए का वो राइबोसोमल आरएनए का ही बना होता है। आज इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और mRNA दो को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपने लेते हैं राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए के लिए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है जो राइबोसोम का बनाता है, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, और उसके लास्ट में पाया जाता है सेटेलाइट। सेटेलाइट जो इसके अंदर कुछ विशेष टाइप के जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, उसका क्या रोल होता है वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों तरफ टीलोमेयर पाए जाते हैं जो उसके दोनों जो ऊपर और नीचे के खंडों को पैक करते हैं ताकि क्रोमोसोम के जो क्रोमोनिमेटा हैं जो क्या है वो क्रोमोसोम से बाहर ना निकल जाए। तो पैकिंग करने के लिए टीलोमेयर जो होते हैं वो दोनों क्रोमोसोम के सिरों को बंद कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मेनली राइबोसोम जो होते हैं वो दो यूनिट के बने होते हैं, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट। उनको बोलते हैं सब यूनिट्स। क्या बोलते हैं इनको? सब यूनिट्स बोलते हैं। सब यूनिट जो होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर अलग टाइप की होती है और यूकैरियोट में अलग टाइप की होती है। इन दोनों सब यूनिट्स को मिलाकर प्रोकैरियोट में 70S टाइप का आरएनए बनता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर 80S टाइप का आरएनए बनता है या राइबोसोमल बनता है। ये एस क्या होता है हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि दो सब यूनिट्स का बना होता है, ये प्रोकैरियोट्स में और ये यूकैरियोट्स में। इंपॉर्टेंट है, दो सब यूनिट जो होती है प्रोकैरियोट में 70S जो होते हैं वो 30S और 50S सब यूनिट के बने होते हैं, जबकि 80S के अंदर बने होते हैं 60S बड़ी सब यूनिट होगी और 40S जो होगी वो छोटी सब यूनिट होगी। हमें इसको टोटल पे नहीं जाना है। ये सेडिमेंटेशन, एस का मतलब सेडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट है जो हमें
बताता है कि कोई मॉलिक्यूल किस स्पीड से सेंट्रीफ्यूज होकर अपने आप को सेडिमेंट करता है या उसका अवसादन होता है। अवसादन गुणांक है ये। जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल छोटा होगा वो कम या बहुत टाइम से सेडिमेंट होगा। उसी के बेस पे ये राइबोसोम जो होते हैं, हम सेल के मॉलिक्यूल, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो एक सेंट्रीफ्यूज का एक स्टैंडर्ड मानक दिया है जिसको स्वेदबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया। उसी के बेस पे या उसी के आधार पर वो नाम दिया गया एस या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसमें आपको बता दिया कि दो टाइप के आरएनए होते हैं, दो टाइप की सब यूनिट होती है जो अलग अलग प्रोकैरियोटिक में अलग टाइप की होती है और यूकैरियोटिक में अलग टाइप की होती है। उसके बाद आरएनए जो है वो कंबाइंड विद प्रोटीन एंड एंजाइम टू साइटोप्लाज्म फॉर राइबोसोम विच एक्ट एज साइटोप्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करते हैं। आरएनए इंपॉर्टेंट है, सब यूनिट बताई, प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करते हैं। ये एमआरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, वो ट्रांसलेशन प्रोसीजर अनुवाद करने जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर एमआरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब एमआरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो टीआरएनए को भी अपने साथ इंटरेक्ट करके अलग टाइप से प्रोटीन सिंथेसिस को या ट्रांसलेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये राइबोसोम की यूनिट हैं, प्रोकैरियोट में किस टाइप की होती है और यूकैरियोट में किस प्रकार की होती है। ये स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोट्स में है और ये स्ट्रक्चर पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी सब यूनिट, इन दोनों के जुड़ने पर एटीएस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो यूकैरियोटिक सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है। दो सब यूनिट जो होती हैं 40S और 60S, ये दोनों जुड़कर आपस में मिलेंगी और इसके लिए चाहिए Mg+2 आयन, मतलब कि Mg+2 की आयन की प्रेजेंस में ही दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है। जब तक सेल के अंदर Mg+2 आयन नहीं होंगे तब तक दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर फ्रीली या स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती रहती है। और Mg+2 आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दोनों सब यूनिट जुड़ेंगी और दोनों सब यूनिट जुड़ने के बाद ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल का निर्माण करेगी। उससे पहले किसी भी तरीके से प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो Mg+2 आयन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण के लिए सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद है स्वेदबर्ग, इसका भी देख लेते हैं स्वेदबर्ग यूनिट क्या कहती है। स्वेदबर्ग ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का, जिसको एस यूनिट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो बिगर पार्टिकल टेंड टू सेडिमेंट फास्टर सो हैव हायर स्वेडबर्ग वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। बहुत जल्दी वो क्या होगा, अपने आप को जल्दी रूप से सेडिमेंट कर लेगा। एक आंकड़ा दे रखा है, एक फिगर दे रखी है कि सब्सटेंस विद सब सेडिमेंट कोफिशिएंट ऑफ 60S, तो इसका मतलब है कि 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होता है, वो अपने आप को ट्रेवल कर लेता है। मतलब स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाता है। और जो मॉलिक्यूल हल्के होते हैं वो बहुत धीरे धीरे या धीमी गति से अपने आप को सेडिमेंट कहते हैं। तो 40S 70S दोनों जुड़ेंगे तभी होगा। 40S है तो उसका स्पीड क्या होगी, 40 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। यदि वो 30S टाइप का है तो उसकी 30 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होगी। 60S है तो 60 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होगी। तो पूरा एग्जांपल यहाँ समझा रखा है भी। स्वेदबर्ग ने इसकी खोज की और स्वेदबर्ग ने इसको अलग ही एक यूनिट के नाम से बताया जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए ये बताया गया है। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये हम समझ चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन प्रोकैरियोट। मतलब कि प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम बनते कैसे हैं, मतलब कि उनका बायोसिंथेसिस कैसे होता है। ये टॉपिक एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से अपने इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आप काम आएगा। प्रोकैरियोट के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर दो टाइप की सब यूनिट जो होती हैं वो जुड़ी होती है, 30S और 50S, और मिलकर बनाता है 70S। तो इसको हमने टोटल में जाना है। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ये 30 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सेडिमेंट होगी, ये 50 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सेडिमेंट होगी। जब दोनों यूनिट जुड़ जाएंगी तो उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या अवसादन गुणांक जो है वो 70S हो जाता है। मतलब कि वो फिर और भारी हो जाएगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी और वो भारी कण जो होंगे वो जल्दी
अपने आप को अवसादित करेंगे, सेडिमेंट करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो समझने के लिए इस्चिरिया कोलाई के अंदर स्टडी की गई। उन्होंने कहा भी जो इस्चिरिया कोलाई के अंदर क्या होते हैं, 50S सब यूनिट को बनाने के लिए राइबोसोम की 2904 न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो बनाती है, और वो एक 23S सब यूनिट की बनी होती है छोटी, और उसके साथ साथ एक 5S सब यूनिट की न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रक्चर और बनी होती है, जिसको हम 5S के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन जब आपस में जुड़ जाती है तो उसके बाद इसके साथ 31 या 31 राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक 50S सब यूनिट की स्ट्रक्चर बनती है। मतलब कि ये सब स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बनती है कि यहाँ पर 50S को बनाने के लिए 23S और 5S टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं वो जुड़कर, उसके साथ साथ ये दोनों जुड़ने के बाद 31 राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन वो सेल के अंदर पाई जाती है, वो जुड़ने के बाद 50S बनती है। इस तरह 30S को जो बनाने के लिए एक ही सब यूनिट होती है, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है आरएनए की जो 60S टाइप की होती है, इसमें 1542 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और प्लस 21 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जब जुड़ते हैं तो उन दोनों के जुड़ने के बाद में कहीं जाकर 30S टाइप का सब यूनिट बनती है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो 70S टाइप का आरएनए बन जाएगा, और इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको, Mg+2 आयनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ये बायोसिंथेसिस है। बायोसिंथेसिस का ये डायग्राम बना रखा है आपको, किस टाइप से होता है, किस टाइप से जो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, और प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, तो वहाँ पर भी राइबोसोम इसी टाइप का होगा। इसमें एक 60X जिसमें 21 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्लस 60S आरएनए, ये अपना एक 30S टाइप का राइबोसोमल यूनिट बना लेगी। इस तरह से जो 70S है उसमें दो टाइप के आरएनए मिलेंगे, 5S आरएनए और 23S आरएनए। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो 5S आरएनए है वो 120 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, जबकि 23S है वो 2900 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है अप्रोक्सीमेट, और उसमें 34 या 31 अप्रोक्सीमेट 34 या 31 न्यूक्लियोप्रोटीन जो मिलेंगे, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, 50S टाइप का आरएनए बनाते हैं। अब इन दोनों को जब जुड़ने की बारी आएगी तो प्रोटीन संश्लेषण की आएगी, तो वो फिर क्या बना लेंगे, यहाँ पर 70S टाइप का आरएनए बनाएंगे। ये प्रोटीन संश्लेषण जब होता है, ट्रांसलेशन जब होता है, तो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ी रहेंगी। जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण खत्म हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण पूरा हो जाएगा, तो दोनों सब यूनिट हमेशा सेल के अंदर अलग अलग यूनिट्स के रूप में ही फ्रीली तैरेंगी, या वो वहाँ पर घूमती रहेंगी, वो कभी भी हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं रहती है, और जुड़ने के लिए Mg+2 आयंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को पढ़ा, किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बता रखा है, किस प्रकार एक डीएनए स्टैंड के ऊपर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में समझ चुके हैं, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोकैरियोट में समझ रहे हैं, किस प्रकार राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पूरा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो तीनों टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन कर लेता है, आरआरएनए की सब यूनिट्स की, 60S 23S और 5S। ये दोनों तीनों सब यूनिट अपने आप को प्रोसेस करती हैं, जिसके साथ यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आकर जुड़ती हैं। यहाँ पर इनके साथ प्रोसेस का मतलब इसमें राइबोसोमल प्रोटीन जो हमने पीछे पढ़ा 31 थी, राइबोसोमल प्रोटीन जो होती हैं वो आकर इसमें जुड़ती हैं, और वो फिर उसको क्या बना लेंगी, 30S टाइप की सब यूनिट बना लेंगे। 60S को प्रोसेस किया जाएगा, उसके साथ कुछ और प्रोटीन के मॉलिक्यूल आकर जुड़ेंगे और उसको क्या बना लेंगे, 30S टाइप की यूनिट है वो बना लेंगे। दूसरी जो 23 और 5S टाइप की जो ट्रांसक्रिप्टेड हुए डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा, वो दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, ये 50S टाइप की सब यूनिट बनाते हैं। ये भी पहले आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया किस प्रकार से यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर यहाँ बताई थी भी। 16S टाइप के अंदर 21 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जब जुड़ेंगी तो एक 30S टाइप का सब यूनिट बना लेगा, जबकि दोनों सब यूनिट 23
और ये सभी की सभी क्या होती हैं, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के द्वारा स्ट्रक्चरल जीन जो होता है उसे वो बना देता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 50S बनाते हैं। जब उनको Mg पॉजिटिव 2 अमाइनों की कंसंट्रेशन के अंदर रखा जाएगा, जब सेल अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तो उसको फिर दोनों सब यूनिट को जोड़कर एक राइबोसोमल सब यूनिट, पूरी यूनिट जो होगी राइबोसोम यूनिट के रूप में काम करेगी, जिसको 70S टाइप का राइबोसोम यूनिट कहेंगे, और ये फिर प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान को प्रदान करेगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन। उसके बाद यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो सब यूनिट होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, और जिस तरह से प्रोकैरियोट में सब यूनिट जो होती हैं वो अपने आप को फॉर्मेशन करती हैं, उसमें कुछ छोटी सब यूनिट बनती हैं, फिर वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक अलग से सब यूनिट बनाती है, वो सभी सब यूनिट आपस में जुड़कर एक बड़ी यूनिट बनाती है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 80S टाइप का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। उसके अंदर उसका मोलिकुलर वेट भी दे रखा है, लगभग 42 लाख के करीब है। उसके बाद 60S जो सब यूनिट है, 60S सब यूनिट है, वो क्या पाया जाता है, उस 60S सब यूनिट का फॉर्मेशन 3 टाइप की सब यूनिट करती हैं, इम्पोर्टेंट है। एक 5S RNA, एक 28S RNA और एक 5.8S RNA। प्रोकैरियोट में हमने समझा वहाँ पर 23S RNA बन रहा था और एक 60S टाइप का RNA बन रहा था। इस प्रोकैरियोट में 3 टाइप के RNA थे, 23S, 5S और 16S। लेकिन यूकैरियोट में क्या है, यहाँ पर 4 छोटी छोटी यूनिट बनती है, जिसमें 3 यूनिट जो होंगी वो 5S, 28S और 5.8S ये 60S टाइप के RNA को बनाएंगी, जबकि एक यूनिट जो होंगी वो 18S यूनिट है, वो बनेगी ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जिसके अंदर अलग अलग प्रोटीन जुड़कर 33 प्रोटीन है वो 18S RNA के साथ जुड़कर क्या बना लेंगी, 40S टाइप की सब यूनिट को बना लेंगी। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे समझेंगे किस प्रकार से बनता है। यूकैरियोट में क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट के अंदर तो राइबोसोम जो होता है डायरेक्टली उसका न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी आरएनए बनते हैं वो सीधे के सीधे साइटोप्लाज्म में सीधे ही वहीं बनेंगे, और क्योंकि वहाँ पर कोई विशेष टाइप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, दोनों के बीच में कोई विशेष टाइप का विभाजन नहीं पाया जाता। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो शुरुआत करता है प्री आरएनए का बनाता है, और लगभग द रिक्वायर और प्रेजेंस ऑफ ऑल आरएनए पॉलीमरेज। इनफैक्ट ट्रांसक्रिप्शन प्री आरएनए में भी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अकाउंट ऑफ 60% ऑफ सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, 60% का लगभग आरएनए की फॉर्मेशन जो होती है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक दो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम करती है, मतलब कि प्रोकैरियोट की तरह एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो थी वो 23S, 5S और 68 सब यूनिट को बनाया, और वापस में वो रीप्रोसेस होकर कंबाइंड होकर उन्होंने 2 सब यूनिट 30S और 50S की सब यूनिट को जोड़ दिया। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती हैं जो अलग अलग टाइप की आरएनए की सब यूनिट को बनाती हैं। हम उसको आगे स्लाइड के अंदर देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो एक 45S टाइप का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी जो अलग से तैयार करेगी और अपने आप को वो 3 अलग अलग सब यूनिट्स में तोड़ देगी, 28S, 5.8S और 18S। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि 70S, 50S, 60S और 40S टाइप के आरएनए में कौन कौन सी सब यूनिट है वो जुड़ी होती हैं, तो उसको डिस्कस आगे करेंगे। अब ये समझ लो कि एक सब यूनिट बनती है फिर 45S की, जो 3 अलग अलग पार्ट में बंट जाएगी। और ये जो बताया था मैंने आपको पहले कि किस टाइप से आरएनए के NOR जो इस सब यूनिट को बनाता है, जिसके अंदर विशेष टाइप के सीक्वेंस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के जो इस टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो काम करते हैं, और जिसकी सहायता से डीएनए जो होता है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स का निर्माण करता है यूकैरियोट सेल के अंदर।
द DNA has 5s सब यूनिट अकर इन टेंडम रिपीट। ये और मैंने बताया था 5s RNA की फॉर्मेशन RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है, जो tRNA की फॉर्मेशन भी करता है। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो दो टाइप की RNA की फॉर्मेशन करता है, एक तो tRNA की और एक 5s RNA की फॉर्मेशन करता है। और RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो 45s RNA की फॉर्मेशन करता है, और 45s RNA जो होता है वो 3 अलग अलग छोटे सब यूनिट्स के अंदर टूट जाता है। अब देखो ये पूरा जो टेबल है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। तो पीछे अपने प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर को समझा था, वो डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। यहाँ पर यूकैरियोट की है, इसमें ATS टाइप का RNA पाया जाता है, इसमें एक सब यूनिट 60s की होती है, एक 40s की होती है, जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं 40s के अंदर 1869, और जिसके अंदर 18s की सब यूनिट प्लस कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल इससे आकर जुड़ते हैं, तब कहीं जाकर ये 40s टाइप की सब यूनिट बनती है। इस तरह से 60s की सब यूनिट के अंदर ये यूनिट्स पाई जाती हैं, और ये जुड़कर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और 60s सब यूनिट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 5s की फॉर्मेशन RNA पॉलीमरेज थर्ड करता है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपना योगदान 60s यूनिट को बनाने के लिए करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.8s और 28s दोनों सब यूनिट जो होती हैं वो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनती है, ये दोनों RNA पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनती है। और 18s सब यूनिट की फॉर्मेशन भी RNA पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होती है, लेकिन 5s सब यूनिट की फॉर्मेशन RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है। और 5s, 5.8s और 20s सब यूनिट मिलकर 60s टाइप की सब यूनिट को तैयार करती हैं, कुछ और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है किस प्रकार से पहले सब यूनिट के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो इसको बनाने की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलग होगी, इसको बनाने की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलग होगी, और इसको अलग से तैयार करेगी। तो मैंने समझ चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ आपको कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट अलग से काम करेगा, थर्ड अलग से काम करेगा, ये दोनों तीनों सब यूनिट अलग से बनेंगी, 5.8s, 8s और 18s, और 5s सब यूनिट अलग से बनेगी। लेकिन असेंबल जब होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे होगा देखते हैं अभी। ये आपको यहाँ पर बता रखा है किस प्रकार से एक RNA बनता है, ये उसी को टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर बताया गया है। इसके आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो आसानी से, और आपको याद करने भी यहाँ से आसानी होगी। ये ह्यूमंस जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ पाया जाता है, 13, 14, 15 और 21 और 22 क्रोमोसोम पे पाया जाता है। द जीन्स एनकोडिंग, इस प्रकार के जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 18s, 28s और 5.s RNA की फॉर्मेशन करेगा, जो उसका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर उन RNA की फॉर्मेशन कर देगा। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होगी वो 5s RNA की फॉर्मेशन करेगा, वो RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होगा, जबकि इन यूनिट्स की फॉर्मेशन के लिए RNA पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा। तो ये यूकैरियोट के अंदर दो RNA पॉलीमरेज काम करते हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं राइबोसोमल RNA की फॉर्मेशन के लिए। अब पूरा स्ट्रक्चर बता रखिए कि द प्री 5s RNA एंटर्स इन न्यूक्लियोलस फॉर प्रोसेसिंग एंड असेंबली विद 28 एंड 58। पहले जो पीछे टेबल बता रखी है उस टेबल के अंदर आप रिपीट वापस रिवाइज करके देख सकते हो कि 5s RNA की फॉर्मेशन कैसे की, और 60s का कॉम्बिनेशन है वो 28s 5.8s RNA के साथ 5s RNA जब जुड़ जाता है तो उसकी लार्जर सब यूनिट 60s टाइप की यूनिट बनती है। 18s सब यूनिट जो होती है वो अलग से ही 40s सब यूनिट को तैयार कर लेता है, जिसके साथ कुछ राइबोसोमल प्रोटीन जुड़ जाएंगे तब। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है जो राइबोसोमल यूनिट जो है बनती है। उसके बाद ये यूकैरियोटिक DNA आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से यूकैरियोटिक DNA जो है वो अपने आप को फॉर्मेशन करता है। ये यूकैरियोटिक DNA है। यूकैरियोटिक DNA के ऊपर दो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वो 5s सब यूनिट का निर्माण करेगा, जबकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट RNA पॉलीमरेज
फर्स्ट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की यूनिट अलग है, उसको मैंने दो अलग अलग रंग से बताया गया है। डीएनए के ऊपर जो है वो बता रखी है ऑरेंज कलर में और येलो कलर में। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑरेंज कलर वाली के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा और येलो कलर वाली यूनिट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करेगा। और ये मिलकर क्या करेंगे, 3 डिफरेंट सब यूनिट बनेंगे, 18S, 28S, 5.8S और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एक सब यूनिट बनेगा 5S टाइप का। इसके साथ ये क्या करता है, एक टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है। टीआरएनए की फॉर्मेशन कैसी होती है हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। आज हम सिर्फ आरएनए और एमआरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। जब इसको प्रोसेस किया जाता है, इन दोनों सब 18S टी यूनिट को जब प्रोसेस किया जाता है, 80 से प्रोसेस करने के बाद मैंने को बताया कि कुछ उसके साथ राइबोसोमल प्रोटीन जुड़ जाते हैं, तो एक छोटी सब यूनिट 40S का निर्माण करेगा। वो राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोटिक की एक छोटी सब यूनिट बनाएगा। जबकि 28S, 5.8S और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा बनाए गए 5S आरएनए आपस में कंबाइंड होंगे, अपने आप को रीप्रोसेस करेंगे, तो वो 60S सब यूनिट को निर्माण करेंगे। ये दोनों मिलकर Mg पॉजिटिव 2 की फॉर्मेशन में एक कंप्लीट 80S टाइप का आरएनए का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर एक यूनिट 60S टाइप की होगी और एक 40S टाइप की यूनिट होगी। उनकी फॉर्मेशन 40S और 60S होंगे। जबकि ये सभी क्या हैं, इनके प्रीकर्सर्स हैं, इनके पूर्ववर्ती उत्पाद हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोसेस होकर अपने आप को तैयार करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर में समझा था पहले शुरुआत के अंदर ही, उसको रिवाइज कर लेते हैं भी। आरएनए पॉलीमरेज किस टाइप से काम करते हैं, 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं और हम आरएनए की हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए कैसे बनते हैं, यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो एक टाइप से विशेष टाइप का आरएनए होता है और ये कोडिंग आरएनए बोलते हैं उसको। राइबोसोमल आरएनए को नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रोटीन संश्लेषण को कोड नहीं करते हैं। उसको किसी टाइप से वो अनुलेखित प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं होते, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण किस टाइप की करनी है, किस प्रकार की करनी है, उसके लिए एमआरएनए अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन करता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से जो एमआरएनए है वो कोडिंग सीक्वेंस तैयार करता है, इसको बोलते हैं हम कोडिंग। तो एमआरएनए की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ही सिंपल होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए के ऊपर काम करता रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो पूरी तरह से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती रहेगी और वो साइटोप्लाज्म में एज इट इज ही ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी टाइप से कोई विशेष टाइप की बाउंड्री नहीं पाई जाती। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो काम करेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करने के बाद में एक विशेष टाइप का आरएनए बनाता है, जिसको प्री एमआरएनए बोलते हैं या इसको हेट्रोजिनस आरएनए बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर विशेष टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। कुछ कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्सॉन और कुछ कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। हम आगे के स्लाइड में समझेंगे किस प्रकार से बनता है। ये देखो एक यूकैरियोटिक डीएनए दिखाई दे रहा है आपको, जिसके अंदर आपको ऑरेंज कलर के अंदर इंट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं और येलो कलर के अंदर एक्सॉन्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से भागीदार होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए, मतलब कि उसमें इस प्रकार के जीनों के सीक्वेंस पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इंट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी तरीके से प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन मैंने आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बताया था कि डीएनए की पैकेजिंग जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें विशेष टाइप की हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है जो डीएनए के साथ जुड़ी होती है। तो वो सभी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन तैयार करती है कि पूरे जीन एक सीक्वेंस में ना होकर जगह जगह पर उसमें कुछ इंटरप्टेड जीन आ जाते हैं। ऐसे जीन जो होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, और बाधा उत्पन्न करने वाले जीन को हम इंटरप्टेड जीन बोलते हैं और उनको हम इंट्रॉन्स के नाम से भी बोल सकते हैं, जो ऑरेंज कलर में दिखाई दिया गया है। और ऐसे जीन जो एक्सॉन होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या अपने आप को पूरी तरह से प्रोटीन संश्लेषण में भागीदार करते हैं। तो ये सीक्वेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस या सतत नहीं होते हैं, एक के पीछे एक नहीं, वो बीच बीच में इंट्रॉन्स के द्वारा वो इंटरप्टेड होते हैं।
तो जब भी यूकैरियोटिक डीएनए के ऊपर कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होगी वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड उन पे जब काम करेगा तो वो उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन से जीन एक्सॉन हैं और कौन से जीन इंट्रॉन हैं। तो डिफरेंशिएट नहीं करने के कारण क्या होते हैं, हमारे पास एक हेट्रोजेनस या प्री मेच्योर आरएनए आ जाता है जिसमें हमारे पास उस इंटरप्टेड जीन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो भी आ जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन का निर्माण भी हो सकता है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है या हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए इस mRNA की तो जो इमेच्योर mRNA है या इसको हेट्रोजेनस आरएनए बोलते हैं, तो उसको मेच्योर करने के लिए उसके ऊपर कुछ एंजाइम काम करते हैं ताकि हमारे पास एक प्योर फॉर्म में mRNA हो जो एक प्रॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके। तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा स्प्लाइसोसोम। जैसे ही आरएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होंगी पॉलीमरेज सेकंड जो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक इमेच्योर आरएनए आ जाएगा। उस इमेच्योर आरएनए को मेच्योर करने के लिए स्प्लाइसोसोम होगा जो उसकी स्प्लाइसिंग करेगा, इनके इंट्रॉन्स को वहाँ से स्प्लाइस किया काट देगा। जब काट देगा तो हमारे पास एक मेच्योर आरएनए आ जाएगा। लेकिन मेच्योर आरएनए ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, ये न्यूक्लियस में बनता है और इसको पार्टिसिपेट करना है प्रोटीन संश्लेषण का साइटोप्लाज्म में जाकर। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर बाहर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उन दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है उसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं जो इस mRNA के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होते हैं या घातक होते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करके उसे नष्ट भी कर सकते हैं। तो उस न्यूक्लियस के अंदर पाए बनने वाले mRNA को फिर अलग तरीके से उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके 5 एंड के ऊपर 7 मेथिल ग्वानोसिन या 7 मेथिल ग्वानोसिन का मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है। एक चेन होती है 7 मेथिल ग्वानोसिन की, उसको जोड़ दिया जाता है 5 सिरे के ऊपर। तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बताया था कि mRNA की फॉर्मेशन 5 टू एंड सिरे पर होती है। एक सिरा 5 होता है, दूसरा सिरा 3 होता है, तो 5 टू एंड 3 डायरेक्शन में बनती है। तो 5 सिरे के ऊपर उसका हेड माना जाता है, 3 सिरे के ऊपर वो टेल माना जाता है। 5 सिरे के ऊपर 7 मेथिल ग्वानोसिन जब जुड़ता है वो उसको प्रोटेक्शन देता है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा भी उसको डाइजेस्ट न कर दे और प्रोटीन संश्लेषण प्रॉपर हो जाए। इसके लिए 7 मेथिल ग्वानोसिन को 5 एंड पर जोड़ने को हम बोलते हैं कैपिंग। उसे कहा जाता है कैपिंग क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी कैप तैयार कर रहा है, उसके हेड पर जुड़ा हुआ है वो। 5 टू एंड की तरफ बनता है तो ऊपर वाला सिरा 5 और टेल वाला सिरा 3 कहलाएगा। तो 5 सिरे पर 7 मेथिल ग्वानोसिन जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं कैपिंग। और टेल के ऊपर भी एडेनिन बहुत सारी, सब कम से कम 100 से 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की पूरी चेन जो होती है वो जुड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएडेनिन। पॉलीएडेनिन जोड़े जाते हैं और वो 3 सिरे पर जुड़ता है इसलिए हम उसको बोलते हैं टेलिंग। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन किया पॉलीमरेज सेकेंड ने, उससे इमेच्योर आरएनए बना, इमेच्योर आरएनए में से इंट्रॉन्स को अलग निकाला, अलग से इंट्रॉन निकालने को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद में उस पर कैपिंग और टेलिंग करके उसको पूरी तरह से मेच्योर आरएनए बनाया जाता है और मेच्योर आरएनए को फिर वो किस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो ये स्ट्रक्चर थी, किस प्रकार से हमने आरएनए के स्ट्रक्चर को समझा, किस प्रकार हमने राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रक्चर को समझा, किस प्रकार हमने एमआरएनए के स्ट्रक्चर को समझा। राइबोसोमल यूनिट जो होती हैं वो प्रोकैरियोट में किस प्रकार से बनती है, यूकैरियोट में किस प्रकार से बनती है। एमआरएनए की फॉर्मेशन जो होती है प्रोकैरियोट में सिंपल तरीके से होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिंपल ही तरीके से क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। जबकि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहले इमेच्योर आरएनए बनाता है और उसके बाद उसको मैच्योर किया जाता है। तो इस टॉपिक में आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है टीआरएनए, टीआरएनए की स्ट्रक्चर, टीआरएनए के फंक्शन, टीआरएनए किस प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व करता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है या वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।